जब मैं छोटा था तो मैंने गांव वालों से सुना था कि जब मेरी परदादी जवान थीं तो उन्हें किसी का बच्चा चुराते हुए पकड़ा गया था और लोगों ने उनके सारे दांत तो ढा दिए थे। मेरे दादाजी को उन पर तरस आता था, इसलिए वो अक्सर उनके खाने के लिए चर्बी वाला गोश्त ले आते थे। लेकिन वो खुश नहीं थी। उन्होंने मुंह बनाते हुए कहा, तुम बस मुझे इस चर्बी वाले गोश्त से बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। मेरे दादाजी ने त्योरियां चढ़ाईं और कहा, माँ, चाचा की दुकान का ये गोश्त बहुत नरम और रसीला है, इसे आप बिना दांत के भी खा सकती हैं। मैं आपको कैसे बेवकूफ बना रहा हूं? मेरी परदादी ने चिढ़कर गुस्से से कहा, दूल्हे का मांस सबसे नरम और मुलायम होता है, तुम बस मुझे बेवकूफ बना रहे हो। मेरी परदादी की बात खत्म होते ही मेरे दादाजी के चेहरे का रंग उड्डीच गया। वो चिल्लाए, माँ, ये बकवास बंद करो, भूलना मत कि तुम्हारे सारे दांत कैसे टूटे थे। मेरी परदादी ने दादाजी को घूर कर देखा। क्या ये इसलिए नहीं क्योंकि तुम्हारा बाप किसी काम का नहीं था और तुम एहसान फरामोशों की वजह से? हमें तो तुम तीनों को जिंदा ही नहीं छोड़ना चाहिए था। तुम में से कोई वफादार नहीं है, तुम सब जानवर हो। मेरी परदादी के जवानी में 6 बच्चे थे, लेकिन सिर्फ 3 ही बचे, बाकी 3 मर गए। दादाजी कहते थे कि वो बड्ढे होने के बाद भूख से तड़प कर मर गए थे। अगर आपको ये गोश्त बेस्वाद लगता है तो जाकर मेरे दूसरे और तीसरे भाइयों के साथ रहिए और देखिए कि वो आपको क्या खिलाते हैं। दादाजी ने अपनी बात खत्म ही की थी कि दरवाजा खुला। मेरे दूसरे और तीसरे ताऊ अंदर आए। दूसरे ताऊ के हाथ में शराब की एक बोतल थी और तीसरे ताऊ के हाथ में आधी बोतल। मेरी परदादी ने, जिनका चेहरा पसीने से लथपथ था, चिढ़ते हुए पूछा, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी जेब में कोई पैसा नहीं है। जब मेरी परदादी जवान थी तो उनके पास कुछ कीमती दहेज था जो सब उनके पुराने प्रेमियों से मिला था। किसी को नहीं पता था कि उन्होंने उसे कहां छुपा रखा है। मेरे दूसरे और तीसरे ताऊ परदादी की बहुत सेवा करते थे और हमेशा से उनका वो दहेज हड्डा चुनना चाहते थे, लेकिन वो मना कर देती थी। दूसरे ताऊ ने मुस्कुराकर कहा, माँ, मैं और तीसरा भाई आपसे मिलने आए हैं, आप तो हमारे लिए पोर्क बेली भी ले आई। तीसरे ताऊ ने चापलूसी भरी मुस्कान के साथ गोश्त से भरा आधा कटोरा परदादी के सामने रख दिया। परदादी ने मेज पर रखे उस आधे कटोरे गोश्त को देखा, इस डर से कि कहीं गोश्त गिर न जाए, और चिढ़कर बोली, इतना सा तुम मेरे लिए गोश्त के टुकड़े लेकर आए हो? मुझे तो तुम जानवरों को पालना ही नहीं चाहिए था। तुम सब बिल्कुल निकम्मे हो। परदादी के मुंह से ये बात निकली ही थी कि तीसरे ताऊ की मुस्कान गायब हो गई। मैं हमेशा माँ के लिए चर्बी वाला गोश्त लाता हूँ, उनके दांत नहीं है, वो पोर्क बेली नहीं खा सकती, इसे वापस ले जाओ। तीसरे ताऊ ने त्योरियां चढ़ाई। ऐसा लगा जैसे उन्होंने मेरी बात सुनी ही नहीं। उन्होंने गोश्त का आधा बर्तन परदादी के सामने खिसकाया और धीरे से बोले, माँ, इस गोश्त को जरा ध्यान से देखो। परदादी ने त्योरियां चढ़ाई और उलझन में तीसरे ताऊ को देखने लगी। माँ, आपने इतने लंबे समय से पोर्क बेली नहीं खाया है, आप तो इसका स्वाद ही भूल गई हैं। तीसरे ताऊ के मुंह से ये बात निकली ही थी कि परदादी की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने गोश्त का वो आधा बर्तन उठाया और उसे ध्यान से सूंघा। ये गोश्त कहां से आया माँ? आपको इसे छकना चाहिए। मेरी परदादी ने गोश्त का एक टुकड़ा उठाया और बस उसे अपने मुंह में डालने ही वाली थी कि दादाजी ने उन्हें रोक दिया। परदादी ने अपनी गर्दन की तरफ इशारा किया और चिल्लाई, बड्ढे बेटे, तुम ये क्या कर रहे हो? माँ, आपको ये चीजें छोड़नी पड़ेंगी, आप इसे नहीं खा सकती। दादाजी ने अपनी बात खत्म ही की थी कि मेरे तीसरे दादा नाराज हो गए। बड्ढे भाई, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? दूसरे दादा का चेहरा तमतमा गया। बड्ढे भाई, तुम खुद तो पोर्क बेली ला नहीं सकते और तुम नहीं चाहते कि दूसरे तुम पर हंसें। मुझे तो लगता है कि तुम बस माँ का सारा दहेज हड़पना चाहते हो। मेरे दादाजी ने रूखेपन से कहा। दूसरे और तीसरे भाई, अब हम कोई जवान लड़के नहीं हैं। माँ पहले से ही, मैंने दशकों से पोर्क बेली नहीं खाया है, मैंने इसे छोड़ ही दिया है। माँ को पोर्क बेली देना उनके लिए नुकसानदेह है। दादाजी की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि परदादी ने अपने दूसरे हाथ से गोश्त का एक टुकड़ा पकड़ा और उसे अपने मुंह में ठूंस लिया और बिना चबाए ही निगल गई। दादाजी ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। दादाजी ने कटोरा छीनने की कोशिश की, लेकिन परदादी ने उन्हें खूंखार नजरों से घूरा। उनकी आंखें इतनी खूंखार थीं, मानो अगर उन्होंने कटोरा लेने की जुर्रत की तो वो उन्हें काट काट कर मार डालेंगी। दादाजी, ये सब आपकी करतूत है। अगर माँ ने फिर से पोर्क बेली मांगा तो आप क्या करेंगे? ये तो आसान है, दादाजी ने उलझन में पूछा। आप आसान हो माँ, ये पोर्क बेली मिल जाता है, भले ही ये थोड़ा महंगा हो। आप तो जानती हैं कि मैं और मेरा तीसरा भाई गरीब हैं। जब तक आपके पास पैसा है माँ, मैं आपके लिए पोर्क बेली खरीद सकता हूँ। दूसरे ताऊ की बात खत्म होते ही परदादी के चेहरे का रंग बदल गया। जानवर कहीं के, तू अभी भी मेरे दहेज के बारे में सोच रहा है? माँ, आप बूढ़ी हो रही हैं, लगभग 100 साल की होने वाली है। आप अपना दहेज किसके लिए बचा कर रख रही हैं? मेरी परदादी को 100 साल का होने में बस 3 दिन बचे थे। मैंने गांव वालों से सुना है कि 100 साल के लोग आदमखोर राक्षस बन जाते हैं। हमारे गांव में आज तक कोई 100 साल का नहीं हुआ है। मुझे नहीं पता कि यह कहानी सच है या नहीं। मेरी परदादी की आंखें कुछ पल के लिए इधर उधर घूमी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, अगर मैंने तुम्हें यह दहेज दे दिया तो तुम मुझे पीट पीट कर मार डालोगे और सोचोगे कि मैं एक बोझ हूं। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? हम आपका दहेज इसलिए चाहते हैं क्योंकि हम आपकी अच्छी तरह देखभाल करना चाहते हैं। खुद ही सोचिए, आप अपने दहेज का पैसा तो खर्च कर नहीं सकती, इसलिए बेहतर है कि इसे बाहर निकालें और इसे पैसों से बदल लें। हाँ,
हम पक्का आपकी बहुत अच्छी देखभाल करेंगे। मेरी परदादी मुस्कुराई और मैं लगभग उन्हें फिर से एक आदमी में बदलते हुए देख सकता था। दहेज तुम्हें दे दूंगी, वो तो ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। जैसे ही परदादी मानी, तीसरे ताऊ की आंखें चमक उठी। माँ, आपकी क्या शर्त है? आपने कहा था ना कि कुछ ही दिनों में मेरा 100वां जन्मदिन है और मैं एक बद्धा जश्न मनाना चाहती हूँ और बहुत से मेहमानों को बुलाना चाहती हूँ। मेरे लिए बहुत सारे लोगों को बुलाकर लाओ, खास तौर पर बच्चों को, ताकि मैं खुश हो सकूं। माँ, चिंता मत करो, मैं पक्का तुम्हारे लिए एक बद्धा जश्न मनाऊंगा, मेरी परदादी ने कहा। दूसरे और तीसरे ताऊ को राजी होते देख उन्होंने मेरे बड्ढे बेटे को देखा और कहा, क्यों ना हम इसे तुम्हारे आंगन में रखें माँ। मैंने सुना है कि 100 साल के लोग आदमखोर राक्षस बन जाते हैं। आप एक बद्धा जश्न मनाना चाहती हैं? कहीं आप लोगों को खाना तो नहीं चाहती? मेरी बात पूरी होने से पहले ही परदादी के चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने मुझे खूंखार नजरों से घूरा। मैं तुम्हारी अपनी माँ हूं, तुम अपनी ही माँ को राक्षस कैसे कह सकते हो? जानवर कहीं के, अगर तुझमें हिम्मत है तो मेरा गला घोंट दे। दादाजी ने त्योरियां चढ़ाई, लेकिन कुछ नहीं बोले। उन्हें चुप देखकर परदादी ने आगे कहा, हमारे गांव में पहले कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या तुम्हें पता है कि मेरी जान पहचान का कोई भी 100 साल का व्यक्ति 100 साल से ज्यादा क्यों नहीं जिया? दादाजी का चेहरा तमतमा गया। मेरे दूसरे और तीसरे दादा ने एक दूसरे को देखा। दोनों ही इसके पीछे की वजह जानते थे। आखिरकार दूसरे दादा ने एक फीकी सी हंसी हंसी और कहा, वो इसलिए क्योंकि उनकी किस्मत में 100 साल तक जीना नहीं लिखा था। जाने भी दो, अगर मेरे पास कीमती दहेज नहीं होता तो मैं भी 100 साल तक जिंदा नहीं बचती। जब उन्होंने ये कहा तो मेरी परदादी की आंखों में एक अजीब सी खौफनाक चमक थी। उन्होंने गांव के सभी बूढ़े आदमियों को बुला लिया। पिछवाड़े में रहने वाला अंधा चेन भी लगभग 100 साल का था। उन्होंने उसे भी बुला लिया। माँ, उस अंधे चेन को क्यों बुलाया? वो पनौती है। अंधे चेन के शुरू में 2 बेटे थे, दोनों की शादी हो चुकी थी और उन्होंने उसे पोते पोतियां भी दिए थे। 2 साल पहले अंधे चेन के परिवार में सब मर गए और बस वो अंधा चेन ही बचा। गांव वालों को लगता था कि अंधा चेन मनहूस है, कि वो बहुत बूढ़ा हो चुका है और उसने अपने ही वंशजों की उम्र खा ली है। जब मैं जवान थी तो अंधे चेन से मेरी थोड़ी बहुत जान पहचान थी, इसलिए मैंने सोचा कि उसे भी बुला लूं। बस एक फालतू कटोरी और चम्मच ही तो लगेगा, कोई बात नहीं। तो चलो अंधे चेन को बुला लेते हैं। माँ, आप अपनी आधी उम्र का जश्न मनाने वाली है, इसमें बहुत पैसा खर्च होने वाला है। तुम सब बाहर निकलो, मैं तुम्हें तुम्हारा दहेज दे दूंगी। जैसे ही परदादी की बात खत्म हुई, मेरे दूसरे और तीसरे ताऊ दोनों मुस्कुरा दिए। वो भागकर घर से बाहर गए और मैं भी उन्हें बाहर तक छोड़ने गया। दूसरे ताऊ खिद्दिकी से चिपक कर खड्डे हो गए और पश्चिम वाले कमरे में झांकने की कोशिश करने लगे। परदादी ने पश्चिम वाले कमरे की बत्ती बुझा दी थी, जिससे वहां घुप अंधेरा हो गया था। ये बुढ़िया तो हमारे साथ चोरों जैसा बर्ताव करती है, इसे हमारी तो कोई परवाह ही नहीं है। तीसरे ताऊ ने अपनी बात खत्म ही की थी कि पश्चिम वाले कमरे से परदादी की आवाज आई, अंदर आ जाओ सब लोग। हम पश्चिम वाले कमरे में गए और देखा कि परदादी के हाथ में सोने का एक टुकड़ा था, जो लगभग एक इंसान के आकार का था। बद्धे बेटे, इसे अब तुम्हें संभालना है। इस सोने से 2 सुअर खरीद लेना, वो काफी रहेगा। ठीक है, अब बहुत देर हो चुकी है, जाकर सो जाओ। दूसरे और तीसरे बेटे, तुम दोनों भी वापस जाओ। दूसरे ताऊ ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, अगर आपको अभी भी पोर्क बेली खानी है तो बस ये सोने का टुकड़ा मुझे दे दो, मैं वादा करता हूँ कि मैं गोश्त ले आऊंगा। परदादी ने सिर हिलाया और मुस्कुराई। जब वो मुस्कुराई तो मैंने ध्यान दिया कि उनके दांत पहले से कुछ बड्ढे लग रहे थे। उन्होंने देख लिया था कि मैं उन्हें देख रहा हूँ। छोटे भैंसे, तुम क्या देख रहे हो? उन्होंने पूछा। कुछ नहीं, मैंने जवाब दिया। उन्होंने अपनी आंखें सिकोड़ ली, जैसे वो मुझे परख रही हों। मैं घबरा गया और दादाजी के पीछे छिप गया। तुम छिप क्यों रहे हो? यहां आओ, अपनी परदादी को गले लगने दो। नहीं, मैंने कहा, लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी कर पाता, उनके हाव भाव बदल गए। एक झूठी मुस्कान के साथ वो बोली, इधर आओ, परदादी के साथ थोड़ा मजे करो। आज रात तुम परदादी के साथ ही रुकोगे, परदादी तुम्हें टॉफी देंगी। मेरी परदादी बहुत कमजोर थी, वैसी जो बस हड्डियों का ढांचा होती है। उनके चेहरे पर बहुत सी झुर्रियां और आंखें बेहद खूंखार थीं। वो किसी सूखी हुई लाश जैसी दिखती थी, जिनका शरीर अंदर की तरफ धंसा हुआ था। मुझे चुप देखकर वो दादाजी के पीछे छिप गई। अरे छोटे जानवर, तू किस काम का है? मुझे तो तुझे पीट पीट कर मार डालना चाहिए, मेरी परदादी ने ताना मारा। छोटा भैंसा मेरा अपना ही पोता है, अगर उसे कुछ हुआ तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। फिर उन्होंने उपहास करते हुए कहा, देखो जरा खुद को, बड़े काबिले तारीफ बनते हो और मुझसे ऊंची आवाज में बात कर रहे हो। अगर तुम सच में इतने काबिल हो तो मेरा गला घोंट दो, जैसे सामने वाले आंगन के चेन लाओसान ने अपनी ही मां का गला घोंट कर उसे मार डाला था। चेन लाओसान हमारे सामने वाले आंगन में रहता था। वो एक ईमानदार और आज्ञाकारी आदमी था, जो अक्सर अपनी मां की सेवा करता था। लेकिन पता नहीं क्यों अपनी मां के 99वें जन्मदिन पर उसने रस्सी से उनका गला घोंटकर उन्हें मार डाला। अपनी मां की मौत के बाद वो पागल हो गया था। दादाजी ने त्योरियां चढ़ाई, लेकिन कुछ नहीं बोले। फिर वो मुझे वापस डोंगलिंग ले गए। बूढ़े आदमी, दूसरे बेटे और तीसरे बेटे, तुम लोग अचानक यहां क्यों आ गए? मां घर पर एक बहुत बद्धा जश्न मनाना चाहती थी,
इसलिए जश्न मनाने के लिए नाविकों को बुला रही थी। हमारे परिवार ने दशकों तक मां की सेवा की है और बदले में हमें क्या मिला? सिर्फ सोने का ये छोटा सा टुकड़ा और आधी उम्र की कमाई। ये बुढ़िया सच में बहुत चालाक है। कम बोला करो, मैंने नाक सिकोड़ाते हुए कहा। हमारे गांव में कोई भी 100 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रहा है। मां इतने लंबे समय तक सिर्फ इसलिए जिंदा है क्योंकि हमारा परिवार बहुत नेक दिल है। अगर तुम मुझसे पूछो तो मां का दहेज हमारे परिवार को ही मिलना चाहिए। दूसरा और तीसरा बेटा एहसान फरामोश है, वो किसी चीज के लायक नहीं है। मैंने ऐसा बर्ताव किया जैसे मैंने अपनी दादी की बात सुनी ही नहीं, और फिर बूढ़ा आदमी सो गया। देखते ही देखते मेरी परदादी का 100वां जन्मदिन आ गया। उस दिन हम कुछ बच्चे और कई सारे बुजुर्ग लोग एक कमरे में थे। वो सब 80 या 90 साल के लग रहे थे, एकदम कमजोर, जिनके दांत काले पर डीडीएच चुके थे। वो बिल्कुल मम्मी जैसे दिख रहे थे। उनमें से दादी चेन सबसे उम्र दराज थी। वो मेरी परदादी से बस 1 साल ही छोटी थी। दादी चेन ने मुस्कुराकर कहा, पुरानी सहेली, तुम कितनी खुशनसीब हो। तुम्हारे बच्चे और पोते पोतियां तुम्हें आधी उम्र की लंबी आयु का जश्न दे रहे हैं। मेरी परदादी ने अपने होंठ सिकोड़ दे। मेरी जेब में कोई कीमती दहेज नहीं है, नहीं तो मेरा गला बहुत पहले ही घोंट दिया गया होता। पुरानी सहेली, मुझे ऐसा क्यों याद आ रहा है कि तुम्हारा जन्मदिन कल है? दादी चेन के मुंह से यह बात निकली ही थी कि परदादी के चेहरे का रंग बदल गया। वो दादी चेन पर चिल्लाई, बकवास, मैं अपना ही जन्मदिन कैसे भूल सकती हूँ? ये आज ही है। देखो जरा मेरी याददाश्त को, शायद मुझे गलत याद रह गया था। पुरानी सहेली, गुस्सा मत करो। हम सब 100 साल तक जी पाएंगे या नहीं, ये पूरी तरह तुम पर ही निर्भर करता है। इससे पहले कि दादी चेन अपनी बात पूरी कर पाती, तुम्हारी बुढ़िया ने बीच में ही कहा, हाँ, हम सब तुम पर ही निर्भर हैं। ये कहने के बाद उसने अपनी आवाज नरम की। मेरे पिछवाड़े में रहने वाली अंधी बुढ़िया एक अच्छी जिंदगी जी रही थी, लेकिन क्योंकि वो लगभग 100 साल की हो चुकी थी तो उसके बेटे गुआंडी ने उसकी देखभाल की। मैंने सुना है कि वो भूख से टड्डे कर मर गई। गांव के जवान लड्डचकों को डर है कि हम आदमखोर भूत बन जाएंगे। पुरानी सहेली, जब तक तुम इस जन्मदिन से शांति से गुजर जाओगी तो हम सबका इसमें फायदा हो जाएगा। हाँ, हालांकि जिंदगी बहुत मुश्किल है, लेकिन जीना कौन नहीं चाहता। जैसे ही उन्होंने ये कहा, परदादी की जान पहचान वाली अंधी औरत चेन घर के अंदर आई। उसने एक झूठी मुस्कान के साथ कहा, तुम सब कहां हो? हालांकि उसे अंधा चेन कहा जाता था, लेकिन वो पूरी तरह से अंधी नहीं थी। वो अभी भी लोगों को देख सकती थी। पुरानी सहेली, तुमने इसे भी यहां क्यों बुला लिया? ये तो पनौती है। जब वो जवान थी तो अंधे चेन ने मेरे परिवार की मदद की थी। ये कहने के बाद मेरी परदादी ने अंधे चेन से कहा, आ जाओ, अंदर आओ और बैठ जाओ। अंधे चेन को मानो परदादी की बात सुनाई ही नहीं दी। वो हम बच्चों की तरफ देख रही थी और खुद से बद आई। इसकी खुशबू अच्छी है, खुशबू बहुत अच्छी है। पुरानी सहेली, हम खाना कब खाने वाले हैं? गोश्त की खुशबू इतनी अच्छी है कि मुझसे अब और इंतजार नहीं हो रहा। मेरी परदादी ने अपनी आंखें सिकोड़ दी और रूखेपन से कहा, मैंने तुम्हें यहां इसलिए नहीं बुलाया है कि तुम कोई तमाशा खद्दा करो, जल्दी से बैठ जाओ। उसी पल मैंने अंधे चेन की कमर पर एक लहरदार हड्डी देखी जो एक छोटे से दाने की तरह लग रही थी। वो छोटा दाना मेरे तीसरे दादा का पोता था, जो कुछ साल पहले अचानक से गायब हो गया था और कभी नहीं मिला। अंधे चेन को शायद एहसास हो गया था कि मैं उसे देख रहा हूं। तुम्हें ये चाहिए, तुम्हें ये चाहिए, ये लो। मुझ में उस लहरदार हड्डी को लेने की हिम्मत नहीं थी और मैंने ऐसे नाटक किया जैसे मैंने अंधे चेन की बात सुनी ही नहीं। मुझे चुप देखकर उसने मन ही मन बद्धाते हुए कहा, इसे ये नहीं चाहिए, ये सच में बहुत एहसान फरामोश है। अंधे चेन की बात खत्म होते ही दादी चेन और दादी ली ने एक दूसरे को देखा। उनके हाव भाव थोड़े उलझे हुए थे। पुरानी सहेली, मैं जा रही हूं आंगन में कुछ काम करवाने। मैं भी मदद करने जा रही हूं। बैठे बैठे मेरी कमर दर्द करने लगी है। फिर वो दोनों हड्ड बद्दाहट में आंगन की तरफ चले गए। जब उन्होंने मुझे देखा तो मुझे ऐसे घूरा जैसे मैं कोई महामारी का देवता हूं। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? कम बोला करो। अंधा चेन मुस्कुराया। पुरानी सहेली, मुझे सच में ये उम्मीद नहीं थी कि तुम आज भी मुझे याद रखोगी, तो मेरा उस समय तुम्हारी मदद करना बेकार नहीं गया। मेरी परदादी का चेहरा तमतमा गया। तमीज से रहो और मैं वादा करती हूं कि तुम पेट भर के खाओगे। जब परदादी ने यह कहा तो उनकी आंखें लगातार हम बच्चों को ही घूर रही थीं। उस शाम मैं और दादाजी एक मेज पर बैठे थे। दादाजी की नजरें परदादी पर गड्ढी हुई थीं। उन्हें डर था कि कहीं परदादी कोई बुरी शक्ति ना बन जाए। गू ने गोदाम में पहले से ही रस्सियां तैयार कर रखी थीं और यहां तक कि कई नौजवानों के साथ ये इंतजाम भी कर लिया था कि अगर परदादी आदमखोर राक्षस बन गई तो वो लोग गला घोंटकर उन्हें मार डालेंगे। रात के खाने के बाद आधी रात बीत चुकी थी और ये देखकर कि परदादी अभी भी ठीक थी और कोई राक्षस नहीं बनी थी, तो गांव वाले सब वहां से चले गए और आंगन में सिर्फ मेरा परिवार ही बचा। मेरे दूसरे ताऊ ने लालच भरी मुस्कान के साथ कहा, मां, आपने कहा था ना कि आपको एक बड़ी जन्मदिन की दावत चाहिए। हमने वो आपके लिए पहले ही तैयार कर दी है। क्या अब आपके दहेज का बंटवारा नहीं होना चाहिए? तीसरे ताऊ ने जिद करते हुए कहा, हाँ मां, अब दहेज बाहर निकालने का समय आ गया है। दूसरे और तीसरे भाइयों, तुम दोनों वापस मत जाना। मेरे साथ पश्चिम वाले कमरे में ही रुक जाओ। कल सुबह मैं तुम्हें दहेज दे दूंगी। मेरी परदादी को बुलाओ और उनसे हाँ कहलवाओ। दूसरे और तीसरे ताऊ बहुत खुश हो गए। फिर मैं परदादी के साथ पश्चिम वाले कमरे में गया। मेरी दादी ने मुझे कोहनी मारी,
तुम दिन में क्या सपने देख रहे हो? क्या तुमने मुझे ये कहते हुए नहीं सुना कि माँ दहेज को बराबर हिस्सों में बांटने वाली है? इतने सालों से हमारा परिवार माँ की सेवा कर रहा है। दहेज दूसरे और तीसरे भाइयों को क्यों मिलना चाहिए? मुझे तो लगता है कि तुम डरपोक हो, इसीलिए लोग तुम्हें दबाते हैं। मैं भी अब सख्त हो जाऊंगी। क्या तुम्हें लगता है कि वो दहेज कोई अच्छी चीज है? वो दहेज मुर्दों से लूटा हुआ है। ये बहुत ही मनहूस है। मुर्दों से लूटा गया दहेज ही माँ का मुर्दों वाला दहेज है। वो सब मुर्दे बड्ढे बड्ढे आदमी थे। हमेशा बस दहेज के बारे में मत सोचा करो। मेरी दादी ने त्योरियां चढ़ाई। भले ही उन्हें मुर्दों से लूटा गया हो, फिर भी वो बहुत कीमती है। मेरे अंदर उनसे बहस करने की हिम्मत नहीं थी और मैं सोने के लिए वापस पूर्व वाले कमरे में चला गया। देर रात को मेरी आंख खुली क्योंकि मुझे पेशाब करने जाना था। मैं बाहर की तरफ भागा और रास्ते में पश्चिम वाले कमरे के पास से गुजरा। मुझे खून की बहुत तेज बदबू आई और कुछ चबाने की आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई कुछ खा रहा हो। मैंने सोचा कि इतनी रात गए कौन खा रहा होगा। चांद की रोशनी में मैंने पश्चिम वाले कमरे में झांका और अंदर दो परछाइयां देखी, जिनमें से एक को मैं पहचान गया। जैसे ही मैंने दूसरे इंसान को छुआ, वो अचानक मुद्दा और वो अंधा चेन था। वो बहुत ही खौफनाक तरीके से घूमा और यहां तक कि पीछे मुड़कर मुझ पर मुस्कुराया भी। मैं इतना डर गया था कि हड्डबडाहट में वापस पूर्व वाले कमरे की तरफ भागा। इससे पहले कि मैं उन्हें पूरी बात बता पाता, पूर्व वाले कमरे के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। बड्ढे भाई, जल्दी दरवाजा खोलो। दरवाजा पीटने की आवाज से मेरे दादा दादी जाग गए। क्या बात है माँ? दूसरे और तीसरे भाई और उन्होंने चाकू निकाल लिए हैं। बाहर आओ और उनका बीच बचाव करो। मेरे दादाजी बाहर जाने ही वाले थे कि मैंने उन्हें पकड़ लिया। दादाजी, मैंने अंधे चेन को परदादी के कमरे में देखा था। उन दोनों में से खून की बदबू आ रही थी।